मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक परिवार का एक सदस्य पर एक कानून लागू हो और दूसरे पर दूसरा कानून। लेकिन ये सवाल है कि बाकी देश एक परिवार है। अगर ऐसा है तो कुछ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगने पर क्यों मजबूर हैं और कुछ लोगों के पास देश से आधी से अधिक संपत्ति है। सवाल तो उठता है, कुछ लोग खुले आम धर्म का नारा लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कुछ लोग अपने घर पर भी धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बिना अपराध के जेलों में बंद हैं और कुछ लोग आरोपी होकर सरेआम घूमते हैं। देश को एक परिवार बताने वाले मोदी जी खुद पहले शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों की पहचान और बजरंग बली के नाम पर वोट मांग चुके हैं। देश में लोकसभा चुनाव में अभी साल भर बाकी है दोस्तों, और राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले अभी से बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि इन हमलों में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेने लगे हैं। वैसे तो देश में इस वक्त कई आंतरिक चुनौतियां हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मगर अमित शाह का ध्यान इस बात पर लगा है कि कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में, मेवाड़ वालों, आपका भला नहीं है। इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं। राजस्थान की एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी फिर से चुने जाते हैं तो धोखेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे। अमित शाह ने इस दौरान पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी निशाना साधा था कि वहां सब अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक ऐसे ही आरोप भोपाल में पीएम मोदी ने लगाए थे। अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में एक जनसभा में जनता से सवाल पूछा था कि आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे पीएम चुनना चाहते हैं। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि अभी विपक्षी दलों का मोर्चा औपचारिक से बना भी नहीं है और न ही किसी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने का प्रस्ताव दिया है। मगर बीजेपी के नेता जनता को ये अभी से बताने में लगे हैं कि राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार खुद बीजेपी नेता बना रहे हैं और इसी से ये पता चलता है कि देश में बदलती हवा का रुख बीजेपी भाप रही है। समझ रही है बीजेपी की अब उसके किले में सेंध लगनी शुरू हो गई है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी परेशान हो ही रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी उसका खौफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी की देश से लेकर विदेश तक की यात्रा लोगों को उनके करीब ला रही है। इससे भी बीजेपी को डर का एहसास हो रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उसके बावजूद पीएम मोदी को लेकर ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है और मोदी जी सवालों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और चुपचाप खड़े दिखते हैं, जबकि राहुल गांधी के ऊपर प्रयोजित तरीके से लगाए जा रहे आरोपों का कोई भी असर नहीं दिख रहा। अमित शाह ने भावी पीएम राहुल गांधी की खामियां अभी से देश को बताना शुरू कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं राहुल गांधी तो क्या क्या खामियां उनमें है। तो वहीं उनके पार्टी के दूसरे नेता 1 महीने बाद भी राहुल गांधी के विदेश यात्राओं की तस्वीर दिखाकर सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने जिस तरह अमेरिका में सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर उनके नियत पर सवाल उठाए, वो साफ साफ बीजेपी के खौफ को दिखा रहा है। क्योंकि मणिपुर के मसले पर मोदी जी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने मणिपुर का रुख तो किया नहीं, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन रह करके वहां पर पीड़ितों से मिल करके वापस लौट आए हैं। बीजेपी उनके मणिपुर जाने पर भी सवाल उठाती रही, लेकिन राहुल गांधी वहां से लौट कर भी मोदी और शाह की आलोचना पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी की चुप्पी के मार उनके मोहब्बत की दुकान का पैगाम बीजेपी को दुगनी चोट दे रहा है। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी की सियासत की चाल को समझ ही नहीं पा रही है। अगर किसी के पैतरे किसी की चाल समझ में आ जाए तो मुकाबला आसान हो जाता है, और अगर ये पता ही नहीं चले कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसका अगला कदम क्या होगा तो बाजी पहले से हाथ से जाती हुई दिखने लगती है। फिलहाल बीजेपी की हालात ऐसी ही है, उसे राहुल गांधी के कारण इस बार बाजी हाथ से फिसलती हुई दिख रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी से बीजेपी खौफ खाने लगी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बीजेपी के डर के पीछे क्या वजह है
क्यों राहुल के आगे घबराए दिख रहे हैं मोदी और शाह, और साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरह चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्यों उठी राहुल गांधी के पीएम बनने की मांग। तो मोदी जी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह पटना में राहुल गांधी के लॉन्चिंग को विफल बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके दिमाग में यह सवाल आया कहां से कि विपक्षी दल राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। जिस नेता ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कर ली, क्या उसे कोई लॉन्च कर सकता है या राहुल गांधी को बाकी ही लॉन्चिंग की जरूरत है? अगर बीजेपी के नजरों में राहुल गांधी कमजोर हैं, तो क्यों मोदी जी, अमित शाह, अमित मालवीय, स्मृति ईरानी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्यों बार बार राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं? क्यों उनके हर एक कदम पर नजर रखी जाती है? अभी राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर थे, तो संबित पात्रा से लेकर अमित मालवीय तक सबने उनके दौरे पर सवाल उठाया था। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की यात्रा को उनकी जिद बताया था, तो वहीं अमित मालवीय ने कहा था कि राहुल गांधी कोई शांति का मसीहा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अवसरवादी हैं। राहुल गांधी ने कभी खुद को शांति का मसीहा नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के नेता ही उन्हें ये उपाधि दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को विदेश में बढ़ती राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर लग रहा है। राहुल गांधी पर अब तक विदेश में जाकर सरकार पर आलोचना करने की आरोप लगाती थी, इसे देश विरोधी हरकत बताती थी। बीजेपी ने स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप महज कुछ तस्वीरों के आधार पर लगा दिया गया है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका में राहुल गांधी की बैठक की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने कहा, यूएसए में राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ बैठी है। पहले भी सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है और सोरोस से सुनीता विश्वनाथ के भी संबंध है। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए। को बता दें कि जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिका में कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी सवाल कर रही है कि उनके साथ मिलकर क्या बातचीत हुई। बैठक में किसी के उपस्थित होने पर से उसे देश विरोधी करार दिया जा रहा है। बीजेपी ये भूल रही है कि देश का हजारों करोड़ लेकर भागे हुए नीरव मोदी से लेकर मेहुल चोकसी तक के साथ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। तो क्या इस वजह से मोदी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप स्मृति ईरानी लगाएगी? मोदी जी अब भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले अपने मंत्रियों को चुनावी सालों की तैयारियों के लिए निर्देश देते हुए मोदी जी ने कहा था कि गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वो खुद यूनिफॉर्म सिविल का मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक परिवार का एक सदस्य पर एक कानून लागू हो और दूसरे पर दूसरा कानून। लेकिन ये सवाल है कि बाकी देश एक परिवार है। अगर ऐसा है तो कुछ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगने पर क्यों मजबूर हैं और कुछ लोगों के पास देश से आधी से अधिक संपत्ति है। सवाल तो उठता है, कुछ लोग खुले आम धर्म का नारा लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कुछ लोग अपने घर पर भी धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं कर पाते हैं, धार्मिक रीति रिवाज से आगे नहीं बढ़ पाते, वो प्रताड़ित होते हैं। कुछ लोग बिना अपराध के जेलों में बंद हैं और कुछ लोग आरोपी होकर सरेआम घूमते हैं। देश को एक परिवार बताने वाले मोदी जी खुद पहले शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों की पहचान और बजरंगबली के नाम पर वोट मांग चुके हैं। अब उन्होंने यूसीसी का दाव चला है, मगर ये दाव बीजेपी के डर को दिखा रहा है और इस खौफ में बीजेपी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात कर रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ जो आपसे जुड़ा होगा।